आपको उन वर्ड्स को एक बहुत सिलसिलेवार तरीके से, एक बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से अरेंज करना होता है। ये मिलकर के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक क्लॉज बनाते हैं। वो नाउन प्लूरल था तो प्रोनाउन भी प्लूरल, वो नाउन मैस्कुलिन था तो यहाँ भी मैस्कुलिन, इस तरह की चीज। ये ऑन दी अदर हैंड कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग है एपोप्लेक्टिक। व्हाट वी नीड हियर इज अ पैसिव वॉइस। तो ये वाली स्ट्रक्चर तो नहीं चलेगी इसमें। वो एक वेलकम टू एमबीए वाला, और आज हम बात कर रहे हैं मस्ट डू टॉपिक्स इन ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। अब तुम सडनली ये देखोगे और बोलोगे यार है ये क्या बात हो रही है, हम तो बहुत सारी और चीजों पे काम कर रहे थे, सडनली ये ग्रामर वोकैब्युलरी कहाँ आ गया। और आई अंडरस्टैंड, मतलब मुझे ना ग्रुप में, इन पर्सन क्लासेस में बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर सवाल सोचते और पूछते दिखते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज भाई मुझे ग्रामर और वोकैब्युलरी की जरूरत क्या है? मैं तो कैट की तैयारी कर रहा हूं और कैट में ग्रामर नहीं आता, वोकैब्युलरी नहीं आता, तो क्या मुझे इसकी जरूरत है भी? सो इन केस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइन और यू हैव बीन वर्किंग विद मी हियर ऑन यूट्यूब, तो आपने देखा होगा कि मैंने कहीं ना कहीं आपको कैट के VARC के सिलेबस के बारे में बताया, और उस सिलेबस को हमने बोला कि यार दिस सिलेबस इज लाइक अ पिरामिड, राइट? अब कैट में आता है VARC, तो हमें लगता है कि हमें केवल ये दो चीजें ही करनी है। बट द ट्रूथ इज यार इन दो चीजों में अच्छा होने के लिए आपको नीचे वाली चीजों की भी तो जरूरत है। सो अगर आपका वर्बल रीजनिंग, खासतौर पे क्रिटिकल रीजनिंग कमजोर है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आरसी पैसेजेस में, वर्बल एबिलिटी में कहीं ना कहीं हमें स्ट्रगल बनी रहेगी। इनफैक्ट आरसी में तो खासतौर पे आप सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर क्रिटिकल रीजनिंग ड्रिवन। पैराजंबल्स वगैरह में बहुत सारे क्लूज जो आप ढूंढते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं, प्लस सीआर आपको सोचने का तरीका, नजरिया सिखाता है। उसके अलावा वोकैब्युलरी और ग्रामर ये हमारे दो नॉलेज बेस्ड एरियाज हैं, और नॉलेज बेस्ड एरियाज ना आप दिमाग से थोड़ी ला सकते हैं। अब किसी वर्ड का मीनिंग जो है सो है, ये तो है नहीं कि हमने वर्ड देखा एंड देन वी आर एबल टू यूज आवर ब्रेन्स टू फिगर आउट द मीनिंग। दैट कांट हैपन, राइट? एंड on top of that you add some skills, and then you add some techniques, and that is how you become better at VARC। और इसीलिए मैं तो शुरू से ही बोलता हूं कि इनको अपने प्लानिंग का हिस्सा बना करके चलना चाहिए। सो why should you work on grammar and vocabulary? Some very straightforward, simple reasons. They help you perform better in the CAT exam. देखो बहुत बार people come to me and say यार मुझे ना ये पैसेज समझ में नहीं आया। अब पैसेज समझ में क्यों नहीं आता? उसका एक कारण तो हो सकता है वोकैब्युलरी। यार कुछ वर्ड्स थे, अगर वो समझ नहीं आए तो ऑब्वियसली पैसेज समझ में नहीं आएगा, पर अगर उन्हीं वर्ड्स का मीनिंग पता होता तो आ जाता ना। इसी तरह से वर्ड्स वोकैब्युलरी में ही एक एड ऑन चीज और है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स या जार्गन। हाँ, इसे मैं फैमिलियरिटी से भी लिंक कर सकता हूं कि यार किसी ऐसे एरिया का पैसेज आ गया जिसके बारे में आपको ज्यादा पता या ज्यादा समझ नहीं है, तो उसमें भी कोर बेसिकली क्या है, उस एरिया के टेक्निकल वर्ड्स ही तो हैं। तो एक तरह से स्पेशलाइज्ड वोकैब्युलरी। और इसके साथ साथ हाउ इज ग्रामर गोइंग टू प्ले अ रोल, है ना? मतलब चलो वोकैब्युलरी समझ में आया, ग्रामर कैसे? यार एट द एंड ऑफ द डे हमारी भाषा की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? The basic unit of a language is a sentence. It is not word. आप रैंडम ऑर्डर में वर्ड्स को कंपाइल करके, जंबल करके मीनिंग्स नहीं क्रिएट कर सकते। आपको उन वर्ड्स को एक बहुत सिलसिलेवार तरीके से, एक बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से अरेंज करना होता है, तभी वो मीनिंग जनरेट होता है, और उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स ऑफ अ सेंटेंस। तो अभी आप सोचिए सेंटेंस के अंदर क्या होता है। सेंटेंस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, राइट? अब सब्जेक्ट का सेंट्रल पार्ट जो है वो है नाउन, प्रेडिकेट का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो होता है आपका वर्ब, और ये मिलकर के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक क्लॉज बनाते हैं एक सेंटेंस के अंदर। बोथ ऑफ दीज कम टुगेदर एंड वी कॉल इट अ क्लॉज। एक सेंटेंस के अंदर यू कैन एक्चुअली हैव मल्टीपल क्लॉजेस। अब why are we talking about this? Well, there are times when you come across some really lengthy sentences. आपको कुछ ऐसे sentences मिलेंगे जो काफी लंबे होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे convoluted से lengthy sentences को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरी ग्रामर अच्छी है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इसमें अलग अलग क्लॉजेज हैं क्या, सेपरेट कर लो। हर एक क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लो, उसका कोर नाउन और वर्ब पहचान लो, इसको लिंक करके इस क्लॉज का मीनिंग निकाल लो, फिर सारे क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट कर लो, or then you are able to interpret that sentence very well. So it's only when you have this awareness and understanding of individual components here कि आप वो deconstruct करके फिर वापस जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पैराग्राफ्स देखे हैं कैट एग्जाम में जिसमें एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस था, एक सिंगल सेंटेंस जो 6-6 लाइंस तक चलता गया। सो इस तरह की एबिलिटी वहां पे आपको डेफिनेटली बेहतर बनाती है। और आजकल तो नहीं कैट में जैट में, लेकिन बाकी एग्जाम्स में अभी भी कई बार प्रोनाउन एंटीसीडेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वोकैब्युलरी ड्रिवन क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो डायरेक्टली भी आपको हेल्प या कंट्रीब्यूट करेंगे कैट एग्जाम में। एंड देन इट्स यूटिलिटी डज नॉट स्टॉप ओनली विद द एग्जाम। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट सिलेक्शन स्टेजेस हैं, सोचिए आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट देना है, आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है, आपको कुछ कुछ जगह पे ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, आपको कुछ कुछ जगह जैसे एफएमएस में एक्सटेम्परी में अपीयर होना है, पार्ट ऑफ द इंटरव्यू एक सेपरेट सेगमेंट है एक्सटेम्परी का। इन सब जगहों पे अगर आपकी वोकैब्युलरी और ग्रामर सुपीरियर है तो ये आपको एडवांटेज देती है, आपका इंपैक्ट बढ़ा देती है। एंड देन दे वुड हेल्प यू इवन इन द कॉलेज। यहां के बाद जब कॉलेज में जाएंगे तो वहां भी तो यही सब चीजें हैं, वहां भी तो लिखना है, वहां भी तो बोलना है। हाँ, एंड देन इवन एज अ मैनेजर दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू स्टैंड अपार्ट। तो मैं तो वोकैब्युलरी और ग्रामर को, पर्टिकुलरली वोकैब्युलरी को, I'd rather call it a life skill rather than calling it just an exam skill. And in case CAT is not the only exam that you're writing, हाँ मान लीजिए आप स्नैप दे रहे हैं, आप महाराष्ट्र सीईटी लिखने वाले हैं, तो इन सब जगहों पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो ग्रामर और वोकैब्युलरी बेस्ड होंगे। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को, इन एरियाज को मास्टर नहीं किया तो इन क्वेश्चंस के नंबर्स फिर आपके लिए अनसर्टेन हो जाएंगे। जैसे अगर मैं सिर्फ स्नैप की ही बात करूं तो स्नैप में लास्ट ईयर वी हैड 15 क्वेश्चंस इन जनरल इंग्लिश। इन 15 में से 10 जो थे वो ग्रामर बेस्ड थे और 5 बेसिकली वोकैब्युलरी बेस्ड थे। अब आप कैसे करेंगे अगर आप ग्रामर और वोकैब इग्नोर करते हैं? So therefore it is extremely important for us to go ahead and focus on grammar and vocabulary, right? तो अब इसमें भी ग्रामर में क्या करें? तो देखो बेसिकली ग्रामर में होता क्या है, इसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो जब मैं बोलता हूं कुछ, मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली 8। ट्रेडिशनल ग्रामर में 8, आजकल कुछ नई बुक्स उन्हीं को अलग तरह से कैटेगराइज करके 9 भी बना देती हैं। हाँ, और फिर वो सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह। एंड देन यू हैव एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज और क्लॉज, है ना। तो ये फ्रेज कितने, फिर आगे थोड़ा बेसिक है ना, फ्रेज कितने टाइप के, क्लॉज कितने टाइप के, इस तरह की चीजें। सो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो ये 14 थिंग्स प्लस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड पैरेलल कंस्ट्रक्शन, आपको 16 एरियाज, 16 चैप्टर्स हैं जो करने हैं। और अगर आप आज से भी शुरू करें तो कोई एक ग्रामर की किताब उठा करके हर रोज 15 पेज कम से कम पढ़ें। If you do that, you should be ready, reasonably ready, by the time you appear for the exam, you'll be able to cover everything in grammar. But let us say आपने अभी तक शुरू नहीं किया और आप अभी शुरू कर रहे हैं and you're worried, यार पेपर, मुझे कैट की तैयारी भी करनी है, मैं इसे prioritize नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में भी कुछ कुछ चीजें तो आप डेफिनेटली फोकस में रखें ही रखें। लेट्स कॉल दीज हाई प्रायोरिटी एरियाज। तो ये एरियाज कौन से हैं? तो सबसे पहले एक फाउंडेशन बिल्ड करें। आपको अगर मैं पूछूं यार फ्रेज क्या होता है, पता होना चाहिए, क्लॉज क्या होता है, पता होना चाहिए, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे फ्रेज क्लॉज में जो टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए। ये जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लेंथी सेंटेंसेस जो कंफ्यूजिंग हैं, कॉन्वोल्यूटेड हैं, हाँ उलझे हुए हैं, उनको समझने में मदद करेगी। इसके अलावा एग्जाम्स में आपसे, खासतौर पे इन एग्जाम्स लाइक स्नैप, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया हाईलाइट करके और पूछा कि बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट। सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस का टाइप आपसे पूछ लिया गया,
तो वो बताना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो फाउंडेशन आई बिलीव इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू। फिर इस फाउंडेशन के अलावा अगर आगे बढ़ूं तो प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स, है ना। एग्जाम में बहुत सारे एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर पे क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन प्रोनाउन एंटेसीडेंट अग्रीमेंट, पर्टिकुलरली दिस वैरायटी। तो ये जो सवाल, ये जो कैटेगरी है आपको इसमें सही करने में क्वेश्चंस को मदद करेगी। इन केस यू डू नॉट नो व्हाट एन एंटीसीडेंट इज, बहुत ही आसान है। प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि जब भी प्रोनाउन सेंटेंस में आता है वो किसी नाउन को रिप्लेस करता है। तो जिस नाउन को वो रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, और इसके साथ इसको अग्री करना होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, जेंडर, केस। तो अगर वो नाउन प्लूरल था तो प्रोनाउन भी प्लूरल, वो नाउन मैस्कुलिन था तो यहां भी मैस्कुलिन, इस तरह की चीजें, राइट। तो उन चीजों पे फोकस करो, और काफी आते हैं ये सवाल। फिर एक एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेंसेस। सो टेंसेस तो मैं बोलता हूं कि यार लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको काफी सारे और सवालों में, जैसे पैरा जंबल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, सब में मदद करेगा। लेकिन आप देखें ग्रामर में ना बहुत सारे तरह की गलतियां हो सकती हैं। जैसे आप बात करते समय आर्टिकल की गलती कर सकते हैं, प्रेपोजिशन की गलती कर सकते हैं। ये गलतियां तो हैं, लेकिन ज्यादातर बार आपकी जिंदगी में कोई इन गलतियों को नोटिस नहीं करता। टेंसेस की गलतियां जो है वो कॉन्स्पिकुअस गलतियां हैं, वो नोटिस में आती हैं जल्दी। हाँ, और इसके अलावा अगर आप टेंसेस में गड़बड़ करते हैं तो ये आपकी, आप अपनी बात को क्लैरिटी से रखने में भी आपको हो सकता है कि थोड़ी परेशानी आए। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से आई वेरी स्ट्रांगली अर्ज कि आप टेंसेस अच्छे से करें। और टेंसेस करने के बाद दो तीन चीजें और हैं जो इसी को एक्सटेंड करेंगी, जैसे वॉइस एंड नरेशन। सो व्हेन आई से वॉइस, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको इसकी समझ होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से वो नरेशन, ध्यान है ना आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनका भी वही है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वॉइस के, स्पीच के, सॉरी क्वेश्चंस लिख दिया मैंने क्वेश्चन बोलते बोलते, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसके अलावा एरर आइडेंटिफिकेशन में अगर इन दोनों एरियाज की आपको समझ है तो कुछ और एरर्स जो अदरवाइज इग्नोर हो जाते, कुछ और एरर्स जो शायद अदरवाइज ना दिख पाते, आप उनको भी अब पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। सो दैट इज अनदर एडवांटेज। और इसी तरह से एक छोटा सा एरिया है कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको शायद आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मगर प्योरली इन टर्म्स ऑफ एरर आइडेंटिफिकेशन दिस इज समथिंग दैट यू शुड प्रियोरिटाइज। हाँ, इसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अनदर एरिया जिससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आई वुड वांट यू टू फोकस इंटेंसली ऑन इट। ओके, तो उपसर्ग सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब होती है, दोनों को नंबर के टर्म्स में अग्री करना होता है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी प्लूरल। तो इसमें आपको थोड़ा नाउन्स की, थोड़ा प्रोनाउंस की, कंजंक्शन की, वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग मिला करके डालनी पड़ती है। तो ये हो गए आपके प्राइमरी एरियाज। और एक एरिया, आखिरी एरिया, जो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वो शेयर एफर्ट एंड यूज ऑफ इंग्लिश है जिससे आप उसे सुधार सकते हैं। और शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेस्ट भी किया जाता है, वो एरिया है प्रेपोजिशंस। तो अगर मैं इंडियन बी स्कूल एग्जाम्स की बात करूं और आपके लाइफ की बात करूं, तो ये वो एरियाज हैं जो आपके लिए हाई प्रायोरिटी हैं। हालांकि एज अ टीचर, एज अ कोच हु वांट्स यू टू टेक जीरो चांसेस, I definitely want you to go ahead and dive into a lot of other areas as well, right? तो ये आपका ग्रामर वाला सारा फोकस एरियाज। और इसमें भी लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स गेट आस्क्ड। हाँ, सो जैसे ये एक सवाल है आपके पास, तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन 4 में से किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर होगा, आपको बताना है कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप इस समय में देखें कि कहाँ गलती दिख रही है आपको। जनरली एग्जाम्स में जब यहाँ 1 2 3 4 आता है तो वो नीचे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4 ऐसे दे देते हैं। हाँ, सो इट वुड स्टिल बॉयल डाउन टू 1 2 3 4।
There you go. तो देखिए, द जनरल मैनेजर एंड द कंट्रोलर हैव गिवन हिज व्यूज ऑन द न्यू एजेंडा. अब मुझे एक चीज तो साफ दिख रही है कि यहां पे हमने प्लूरल वर्ब ली, लेकिन यहां प्रोनाउन सिंगुलर है. अब ये जो सब्जेक्ट है, अब सवाल ये है कि सिंगुलर है या प्लूरल. और इन अदर वर्ड्स, यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और आर वी टॉकिंग अबाउट टू पीपल. ये एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं? क्योंकि अगर ये एक होगा तो फिर यहां हैव की जगह हैज कर देंगे, तो एरर पार्ट 2 में हो जाएगा. अगर ये दो लोग होंगे तो इस हिज की जगह देयर करेंगे तो हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट उनसे कनेक्टेड है ये. तो यहां पे मुझे पता है कि ये दो लोग हैं, एक नहीं. कैसे? जब दो लोग होते हैं तो आर्टिकल रिपीट किया जाता है. अगर ये एक ही व्यक्ति होता तो ये आर्टिकल रिपीट नहीं किया गया होता. तो इसलिए ये हैव तो ठीक है, पर ये हिज गलत है. इसकी जगह, चूंकि ऊपर अब दो लोग हैं, तो प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, देयर व्यूज, और इसलिए द एरर लाइज इन पार्ट 3. हाँ, ऐसे ही लेट मी टेक यू ओवर टू द नेक्स्ट वन. हियर, गो अहेड. व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट एंड देन विल सी. राइट. सो यहां पे गलती क्या है? इस देन की जगह टू आना चाहिए था. वी नीडेड टू हैव दिस प्रेपोजिशन हियर. तो इनफैक्ट बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स हैं कंपैरेटिव डिग्री वाले, रिमेंबर गुड बेटर बेस्ट में बेटर इज कंपैरेटिव, उनके बाद देन आता है. बट ऑल दोज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ओ आर, उनके बाद कभी भी देन नहीं लगाते, उनके बाद हमेशा टू लगाया जाता है. तो यहां द एरर इज इन पार्ट 4. सो थोड़ा एडजेक्टिव, थोड़ा प्रेपोजिशंस. हाउ अबाउट द नेक्स्ट वन? ये करके बताइए. ओके. तो यहां पे जब आप देखेंगे, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन्ड द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज. तो ये, अब मुझे पता है, ये देखते ही कि ये तो पैसिव वॉइस है, लेकिन यहां पैसिव वॉइस तो चाहिए नहीं, यहां तो एक्टिव वॉइस वॉइस चाहिए. तो इसलिए ये बी हटा दें, ये रिटेन्ड हटा के रिटेन कर दें. सो विल इट रिटेन, कैन इंडिया मेक, विल इंडिया रिटेन. हाँ, तो ये सही हो जाएगा. सो द एरर लाइज इन पार्ट बी. तो ये हमारा यहां पे आंसर. तो थोड़ा एक्टिव पैसिव वॉइस की समझ, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये समझ कि कहाँ एक्टिव वॉइस चाहिए, कहाँ पैसिव वॉइस चाहिए. उसके बाद हाँ, वो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन तो है ही. हाँ, हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू टू गो अहेड एंड अटेम्प्ट. अगर जरूरत लगे तो आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं. हाँ, पर यहां पे फैली स्ट्रेट फॉरवर्ड यार. यहां प्रेपोजिशन की गलती है. रिजर्वेशन एट जॉब्स नहीं होता, रिजर्वेशन इन जॉब्स होता है. इसके पीछे कोई रैशनल नहीं है ना. एक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसे डिपेंडेंट प्रेपोजिशंस या फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बोलते हैं. आप उसे चेक कीजिएगा एंड दैट विल होपफुली टेल यू कि अच्छा, इसमें किस तरह की थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है या नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ नॉलेज ड्रिवन एक्सपीरियंशियल एरिया देन एनीथिंग एल्स. और एक आखिरी ग्रामर का सवाल आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड योर क्लॉक इज टिकिंग.
आपको हिंट दे देता हूं, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको टेंस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके साथ साथ वॉइस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों अंडरस्टैंडिंग हैं तो आपको पता है कि हाँ आर की जगह हैव बीन आएगा। अच्छा, और चलिए करेक्ट नहीं भी पता हो तो भी आप इतना तो बता सकते थे कि यार ये ना व्हाट वी नीड हियर इज अ पैसिव वॉइस, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो नहीं चलेगी, इसमें वो एक और टू बी फॉर्म की वर्ब मिसिंग है, तो वो डालते ही ये ठीक हो जाता। सो द एरर इज इन पार्ट सी एंड दैट्स अबाउट ग्रामर। एंड सेम गोज फॉर वोकैब्युलरी यार। अब वोकैब्युलरी में अगर आप मुझसे पूछे फोकस एरियाज क्या हैं, तो सच बताऊं तो फोकस एरिया सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? वो है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। हाँ, ऐसे वर्ड्स जो हमारे आसपास बहुतायत से इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड क्वाइट ऑफन इन द वर्ल्ड अराउंड अस, स्पेशली इन फॉर्मल सिचुएशंस। तो न्यूज़पेपर में कोई कोई वर्ड्स हैं जो काफ़ी आ रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो उनमें वर्ड्स हैं जो शायद काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो इन जगहों पे हैं पर आपको नहीं आते, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे लिए थोड़े खतरनाक हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर जनरली ऑब्स्कर वर्ड्स, लेसर नोन वर्ड्स में नहीं जाता। उसको बेसिकली चाहिए ऐसे लोग जो फॉर्मल सिचुएशन में जो ज्यादातर वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो उनको आते हों। और इनको आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? तो बहुत ही नटशल में बताऊं तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की लिस्ट्स आती हैं, इनके लिए अलग अलग तरह की किताबें या रिसोर्सेज आते हैं। आपको हर रोज कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट वोकैब्युलरी को देने चाहिए, ताकि आप इस तरह के हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड सीख पाएं। वो किस तरह की किताबें और किस तरह की टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं, उसके लिए मेरा एक सेशन है वोकैब्युलरी स्ट्रेटजी सेशन, जो मैंने काफी पहले कभी लिया था। आप शायद वो आपको मिल जाए तो आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे कहीं। अदरवाइज मैं उस सेशन को भी दोबारा लूंगा शायद थोड़े टाइम में, काफी समय हो ही गया। सो आई स्टिल नीड टू गो अहेड एंड वर्क विद न्यू पीपल। उसको तो जैसे भी हो, हाँ, आप यू कैन रीच आउट टू मी इन योर ग्रुप एंड आई कैन शेयर द लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा हो सेशन तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वट एवर आई हैव शेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। तो उसमें अच्छा आप 50-60 मिनट लगा करके वो सारी टेक्निक्स आसानी से सीख लेंगे, जान लेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन टाइप्स बता देता हूं किस तरह के आते हैं। आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब पूछ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली क्या होती हैं? अ वर्ब अलोंग विद अ प्रेपोजिशन, इस कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करते हैं तो कई बार ना एक नया मीनिंग निकल करके आता है जिसको आप लॉजिकली नहीं फिगर आउट कर सकते थे, राइट? तो वो उसको आप फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और अभी मैं आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू द कॉमन यूजुअल थिंग्स। वैसे एडवांस लेवल पे जाऊं तो मुझे पता है इस प्रेपोजिशन की जगह एडवर्ब भी आ सकता है, यहाँ दो की जगह कभी कभी 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट देन skip those special cases and let's keep them for later। तो अभी के लिए तो इन चीजों पे ध्यान दें, स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजी, ऑड वर्ड आउट, हाँ, इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा साथ साथ आप काम करते रहें, राइट? तो ये एस एक्स्ट्रा आ गया था, आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ इरेजिंग इट फॉर यू। तो इनमें अगर आपको अच्छा होना है तो आपको वोकैब्युलरी पे काम कर लेना चाहिए, राइट? और इसमें भी जस्ट टू गिव यू अ सैंपल सो दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट इट। क्वेश्चंस करते हैं चलिए थोड़े से। लेट्स गो अहेड एंड सी दिस। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, बताइए। ओके, सो इसको अगर अब मैं देखूं तो ये कि फ्रेजल वर्ब है, रन ओवर, देख रहे हैं, वर्ब अलोंग विद प्रेपोजिशन। इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। इसका एक बड़ा पॉपुलर मीनिंग है किसी को गाड़ी के नीचे कुचल देना, द कार रैन ओवर, या रन डाउन भी बोल देते हैं हम उसमें कई बार, तो उस तरह का। इसके अलावा रन ओवर का एक मीनिंग और होता है, एंड दैट इज टू प्रैक्टिस योर स्पीच और योर परफॉर्मेंस बिफोर यू गो ऑन टू डिलीवर इट, है ना? आपको कोई स्पीच देनी है, कोई परफॉर्मेंस देनी है, आप बार बार उसे प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, तो उसको भी हम रन ओवर बोलते हैं। और यहाँ पे कंसिडरिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर
Which of the following best expresses its meaning? The answer is going to be option B. इसी तरह से let's now go ahead and look at our next question. Question number 7. ऑलराइट, सो देखो bereft का मतलब होता है कमी. सो अगर हम बोलते हैं कि प्ले इज कंप्लीटली bereft ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी, तो मतलब इसमें ह्यूमर और कॉमेडी है ही नहीं. तो अब इसमें लैकिंग सिनोनिम हो गया, डिप्राइव्ड सिनोनिम हो गया, हमें चाहिए एंटोनिम. तो ये दोनों तो वैसे ही हटा दें. bereaved, a person who has lost a loved one is somebody who is bereaved. कोई कनेक्शन नहीं इससे. बट रिप्लीट, अगर मैं आपको यही बोलूं कि प्ले इज रिप्लीट विद ह्यूमर, तो मतलब उसमें ह्यूमर भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है, अबंडेंस है उसकी. तो बिल्कुल ना होना वर्सेस अबंडेंस होना ऑब्वियसली ऑपोजिट्स हो गए. तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. एंड लेट मी नाउ पुट यू थ्रू वन मोर क्वेश्चन. करिए और बताइए क्या चूज करेंगे आप. ओके, सो देखो ऑब्स्ट्रिपरस क्या होता है. इट्स एन एडजेक्टिव, एंड एज एन एडजेक्टिव इट बेसिकली मीन्स नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ठीक है. सो एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ही बिकम्स ऑब्स्ट्रिपरस व्हेन ही हैज हैड अ फ्यू ड्रिंक्स. होता है ना कुछ लोग, हाँ, व्हेन दे आर हाई, तो ऐसे हो जाते हैं. अब हमें चाहिए सिनोनिम. तो अनरूली क्या होता है? आप कभी स्कूल में ऐसे क्लास में रहे जो अनरूली हो? रहे होंगे, है ना. अनरूली में वही होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड डज नॉट अबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर्स. अनरूली क्लास के केस में, है ना. मॉब भी अनरूली हो सकता है, वटेवर. तो हाँ, ये हो सकता है. लेजी नहीं, ऑकवर्ड नहीं. सलन इज समबडी हु इज इल टेम्पर्ड, थोड़ा गुस्सैल मिजाज का इंसान. तो उसका भी ऑब्स्ट्रेपरस से इतना वो नहीं है. मतलब ये लोग परमानेंटली ऐसे हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही हो जाता है एक तरह से. तो अनरूली इसके काफी पास है, एंड देयरफॉर आवर बेस्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी अनरूली, ऑप्शन ए. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. हमसे ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं कि कैसे स्पेलिंग्स भी पूछ लिए जाते हैं. तो इन चार में से कोई एक है विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है विच वन. Okay, so if I start here, amateri is spelled absolutely correctly. इसका essentially meaning होता है related to sexual desires. Then you have body. Body is indecent, vulgar. राइट, मूवीज में कई बार वो थोड़े ऑब्सीन से ह्यूमर यूज होता है ना, आपसे बॉडी ह्यूमर बोल सकते हैं. परसिस्टेंट इज समबडी हु डज नॉट गिव अप, और वो लगा रहता है, रेजिलियंस दिखाता है, काम करता रहता है. ये ऑन दी अदर हैंड कोई वर्ड नहीं होता. यहाँ करेक्ट स्पेलिंग है एपोप्लेक्टिक. तो ये सी मिसिंग था यहाँ. और एपोप्लेक्टिक का मतलब होता है समबडी हु इज इनक्रेडिबली एंग्री. तो गलत स्पेलिंग ऑप्शन डी की थी, इसलिए वो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा. और इसी के साथ एक आखिरी सवाल कर लें, एंड देन वी विल मूव ऑन.
Alright. So देखें, the disease has weakened her blank. So weakened her energy. नहीं यार, आप एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, एनर्जी को वीकन थोड़ी करते हैं. वीकन हर demeanor. demeanor होता है लोग जब आपको देखते हैं तो उनको आपके बारे में कैसा लगता है, वो आपका डमीनर है. तो जैसे कुछ लोगों का ना डमीनर स्ट्रिक्ट होता है, देख के लगता है हिटलर टाइप आदमी है. तो कुछ लोगों का डमीनर बड़ा फ्रेंडली होता है, हो अंदर से जैसे भी, बट वो देखने पे ऐसा लगता है. तो किसी का डमीनर थोड़ी ना वीकन कर सकते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्यूनिटी. उस सेंस में ये आ सकता है. कैन यू वीकन समबडीज एबिलिटी? हाँ, यू कैन. आगे देखें, द डिजीज एट वीकेंड हर कॉन्स्टिट्यूशन और एबिलिटी एंड शी कुड नॉट रेक्यूपरेट. होता है टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, हो सकता है रीअसेंबल. क्या बीमारी ने इसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे और वो वापस अपने आप को जोड़ नहीं पाई? इंसान के लिए वो थोड़ी होगा. तो इसलिए आपका डी भी रूल आउट. तो बेस्ट ऑप्शन आपका यहां पे हो गया ऑप्शन सी, एंड दैट्स योर आंसर. सो दैट इज हाउ वी गो अहेड एंड फिगर आउट vocab बेस्ड थिंग्स. तो ये था आज के लिए जो मैं आपके पास लेकर के आया था. तो अब हमने क्या सीखा कि यार ग्रामर और वोकैबुलरी को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है, बहुत यूजफुल है. हाँ, ग्रामर के लिए कैसे शुरुआत कर सकते हैं मैंने पहले बहुत सेशंस में बताया, आज भी हिंट दिया. और उसमें भी अगर आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करना चाहते हैं तो मैंने आपको हाई प्रायोरिटी आइटम्स बताए, जिनमें कि अगर आप शुरुआत करें तो यूड बी एबल टू गेट मोर बैंग फॉर योर बक. तो अब it's all on you, no excuses, just action, and you can go ahead and conquer it all. So that's where I'll stop, and I'll see you in the next one. Go ahead, execute this plan and move towards your success. Take care. Have a great day ahead.